कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अपना नवा अध्याय पढ़ रहे हैं, अनुमानसिकता एवं जैव विकास। इस अध्याय में अभी तक हमने अनुमानसिकता के बारे में पढ़ा है। उसमें अनुमानसिकता किसे कहते हैं, मेंडल ने अनुमानसिकता के कौन कौन से नियम दिए, 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया के बारे में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो अध्याय से संबंधित टॉपिक है जैव विकास, उसके बारे में पढ़ा जाएगा कि जीवों में विकास किस तरह होता है, किस तरह जातियाँ उत्पन्न होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। पहली चीज़, विकास हम पढ़ चुके हैं कि जनन की क्रिया द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक जनन में यह विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती हैं? जब डीएनए प्रतिकृति बनती है तो उसमें कुछ त्रुटियां उत्पन्न हो जाने के कारण लैंगिक जनन के समय यह विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यह जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हुए एक बृहद परिवर्तन के रूप में बाद में दिखाई देने लगती हैं। थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होते होते बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत बड़े परिवर्तन के रूप में दिखाई देने लगती हैं, जिससे नए प्रकार के जीवों अथवा जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। जातियों की उत्पत्ति का यह प्रक्रम ही विकास कहलाता है। उत्पन्न होने वाले नए जीव हमेशा ही जो पुराने जीव होते हैं उनके अपेक्षा अधिक जटिल संरचना वाले जीव होते हैं। तो विकास जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जनन की क्रिया में, वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे एक बृहद रूप ग्रहण कर लेती हैं, जिससे एक नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है। और हमेशा जो नई जाति उत्पन्न होती है वह पुरानी से बेहतर होती है या अधिक जटिल संरचना वाली होती है। बेहतर होती है कि नहीं होती है हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिक जटिल संरचना वाली अवश्य होती है। दूसरा टॉपिक हमारा है लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं। लैंगिक कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि लैंगिक जीनों के कारण लैंगिक जीनों के साथ प्रवाहित होते हैं। लैंगिक जीनों पर लगे जीनों के कारण कुछ ऐसे कारक लगे होते हैं, जीन लगे होते हैं, लैंगिक जीनों के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनके कारण रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगों को ही हम लिंग संलग्न रोग कहते हैं। सेक्स लिंक्ड डिजीज लिंग संलग्न रोग कहा जाता है। इनकी विशेषता यह होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। और इसमें हम उदाहरण की बात करें तो हीमोफीलिया और वर्णांधता मुख्य लिंग संलग्न रोग माने जाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है उपार्जित लक्षण। वह लक्षण जो कि जीव द्वारा स्वयं अर्जित किया जाता है उन्हें हम उपार्जित लक्षण कहते हैं, क्योंकि जीव स्वयं अर्जित करता है। और यह लक्षण चूँकि जीव अर्जित करता है, इसलिए अगली पीढ़ी में भी इनका ट्रांसफ़र नहीं होता है, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। वहीं आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण उन लक्षणों को कहा जाता है जो कि जीन में उत्पन्न लक्षण होते हैं या जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। जाति उद्भव क्या है? जीवों का ऐसा समूह जो कि प्रजनन द्वारा नई संतति उत्पन्न करता है, ऐसे समूह को हम जाति कहते हैं। कैसे नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं अगली स्लाइड में हम देखते हैं। एक जाति का जीव दूसरी जाति के जीव से हमेशा जननिक रूप से पृथक होता है। जननिक रूप से पृथक होने का मतलब यह होता है कि वह एक जाति का जीव कभी भी दूसरी जाति के जीव के साथ प्रजनन करके संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो हम उसे कहते हैं कि यह जननिक रूप से दूसरे जीव के साथ पृथक है।
जातीय स्तर पर उत्पन्न सूक्ष्म जो विभिन्नताएं होती हैं, जो सूक्ष्म थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें सूक्ष्म विकास कहा जाता है। लेकिन जब उन्हीं छोटी छोटी विभिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने के कारण एक बृहद विभिन्नता के रूप में हमें यह विभिन्नताएं दिखाई देने लगती हैं और उससे एक नई जात उत्पन्न हो जाती है, तो वह जो बृहद विकास होता है वह बृहद विकास कहलाता है। तो सूक्ष्म विकास, जो छोटी छोटी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उसे सूक्ष्म विकास कहते हैं। और जब इन्हीं के कारण एक नई जात उत्पन्न हो जाती है तो वह बृहद विकास कहलाता है। एक ही जात के जीवों के बीच कभी कभी भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है और उस पृथक्करण के कारण दोनों समूहों में जीन परिवर्तन हो जाता है, वे नए रूपों में विकसित हो जाती हैं और दोनों पृथक हुए समूहों के जीव आपस में प्रजनन करने में अक्षम हो जाते हैं। इसके कारण भी नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है, अर्थात पृथक हुए दोनों समूहों के जीवों को नई जातियां उस समय कहा जाने लगा। तो जीनों में परिवर्तन होने के कारण, एक दूसरे से पृथक्करण होने के कारण, कई कारण हो सकते हैं जिनसे कि नई जातियां उत्पन्न होती हैं। विकास एवं वर्गीकरण हमारा अगला टॉपिक है। कैसे विकास होता है और उसका वर्गीकरण से क्या संबंध है। वर्गीकरण के आधार पे हम अपने चारों ओर जो विभिन्न जाति के जीव पाए जाते हैं, वर्गीकरण क्यों करते हैं इसको आप पढ़ चुके हैं कि जीवों को समूहों में रखकर एक मिलते जुलते लक्षणों के आधार पर समूहों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। अब वर्गीकरण का विकास से क्या संबंध है। अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो जो जीव होते हैं, विभिन्न जाति के जीव, उनके बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं वर्गीकरण के आधार पर। विभिन्न जीवों के मध्य जो जैविक क्रियाएं होती हैं वह समानताएं पाई जाती हैं वह, और जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वह, यह सभी चीज़ें कहीं न कहीं विकास पर ही आधारित होती हैं। वर्गीकरण में जब हम विभिन्नताओं का, समानताओं का उपयोग करते हैं तो वह कहीं न कहीं विकास से ही प्रेरित होती है, जिसके आधार पर हम उन्हें समूहों में रखते हैं भिन्नताओं और समानताओं के आधार पर और उसका अध्ययन करते हैं। जीवों में समानताएं उनके बीच जो उनके अभिलक्षण होते हैं उनके आधार पर निर्धारित की जाती हैं। अभिलक्षण क्या होते हैं? बाह्य आकृति या व्यवहार को हम अभिलक्षण कहते हैं। जैसे हमारे 4 पैर हैं, यह हमारा एक अभिलक्षण है। हम हालांकि 2 पैरों से चलते हैं, लेकिन कभी हम 4 पैरों से चलते थे, अब हम अपने अगले 2 पैरों का उपयोग हाथ के रूप में करने लगे हैं। अन्य जीव ऐसा नहीं कर पाते हैं। मनुष्य ने अपने अगले 2 पैरों को स्वतंत्र कर लिया है, चलने का कार्य वह सिर्फ 2 पैरों से करता है। तो 4 पैर माना जाता है अगर हम सामूहिक रूप से देखें तो यह हमारी एक विशेषता है। तो जितने भी 4 पैर वाले जीव हैं कहीं न कहीं उन्हें एक समूह में रखा जाएगा, टेट्रापोडा में रखा जाता है। इसी तरह फाइटोप्लैंक्टन या प्रकाश संश्लेषी पौधे, इन्हें एक समूह में रखा जाता है या उनका एक अभिलक्षण होता है। तो तमाम अभिलक्षण या गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर जीवों का समूह बनाते हैं, और इन अभिलक्षणों का विकास कहीं न कहीं इन वर्गीकरण में जब हम उपयोग करते हैं तो हमें दोनों का संबंध
स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि विकास वर्गीकरण कहीं न कहीं विकास से प्रेरित होता है। जैसे जैसे कुछ आगे बढ़ते हैं हम, तो तमाम ऐसे लक्षण होते हैं स्तरों पे। जैसे आप बेसिक स्तर की बात करें, बेसिक स्तर पे सभी जीव एक समान होते हैं, सभी की संरचना कोशिकाओं से होती है, सजीवों की। लेकिन उसके आगे जब बढ़ेंगे ऊतक स्तर पर, तो वहाँ पे आपको वह समानताएं नहीं दिखेंगी। वह समानताएं, कुछ समानताएं दिखेंगी, कुछ में भिन्नताएं दिखने लगेंगी। लेकिन इसी तरह हर स्तर पर कुछ जीवों में हमें समानताएं दिखेंगी, कुछ में विभिन्नताएं दिखेंगी। इन्हीं मिलने जुलने वाले या भिन्न दिखने वाले लक्षणों के आधार पर हम वर्गीकरण करने के लिए समूह बनाते हैं। दो जीवों के मध्य जितने ज़्यादा अभिलक्षण समान होंगे, यह बताता है कि उनका विकासीय संबंध भी उतना ही नज़दीक का माना जाता है। जितना मिलता जुलता लक्षण होगा, उतना उनका विकासीय संबंध भी निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी उतना ही निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं हैं, यह हम मानते हैं कि इनकी उत्पत्ति कभी जो है वह समान पूर्वजों से हुई होगी। तो विकास एवं वर्गीकरण हमेशा एक दूसरे से प्रेरित होते हैं, एक दूसरे पर ही आधारित होते हैं। विकास के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, विकासीय लक्षणों के आधार पर, और वर्गीकरण के आधार पर हम विकासीय संबंधों को खोजते हैं। तो यह विकास एवं वर्गीकरण था, कैसे हम दोनों को निर्धारित करते हैं। यह था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट है तो उसको आप फ़ोन करके कमेंट करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी भी कोई भी वीडियो जो है वह एक बार न देखें, 2 बार 3 बार 4 बार देखें और ध्यान से देखें, तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी और समझ में आ जाएंगी। तो यह थी आज की क्लास। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पे रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।